हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। कहते हैं कि निरंतर कार्य करने वाले सफल होते हैं। आप भी निरंतर कार्य करिए, नाम रोशन करिए, खूब नाम कमाइए, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, जिससे आप और आपके माँ बाप प्राउड फील कर सकें आपके ऊपर। बेहतरीन ढंग से एफर्ट करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और जो भी गोल बनाइए उसको अचीव करिए, उसके ऊपर प्लान करिए और उसको पूरी तरह से एक बार में क्लियर करके दिखाइए, है ना। ये होती है एक बेहतरीन थिंकिंग, ये होती है बेहतरीन एक सोच जो आपको डेवलप्ड करती है, आपको बेहतरीन बनाती है। तो आज के पॉइंट में आज डिस्कशन किया जाएगा। आज के पॉइंट में हम लोग 3 ग्रंथियों को क्लियर करेंगे। क्योंकि हम लोगों का ग्रंथियों का सेक्शन चल रहा था तो सभी ग्रंथियां 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई गई हैं। आज की टॉपिक में हम लोग थाइमस ग्रंथि, वृषण और अंडाशय तीनों अर्थात नर और मादा हार्मोन्स जो युवावस्था आती है एक मेल्स और फीमेल में, नर और मादा में, जनन अंगों का विकास किस तरह से एक नर में, किस तरह से एक मादा में उनके जनन अंगों का विकास होता है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज डिबेट करेंगे। इतनी बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे कि आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपने अपने बेस पर वीडियोस को शेयर कर दीजिए जिससे वीडियो समस्त दोस्तों के पास पहुंच सके और सारी वीडियो का नॉलेज का बेनिफिट्स उठा सकें। साथ ही साथ हमें भी कुछ फायदा हो सके, हमारी जो स्पेशल साइंस की फैमिली वो थोड़ी बड़ी हो सके। आपके एफर्ट द्वारा हम लोगों ने काफी ग्रोथ किया है, तो निरंतर मैं आपके लिए एफर्ट मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए करिए। तो शेयर कर दीजिए और इंप्रूव करिए फैमिली को। आइए स्टार्ट करते हैं। थाइमस ग्रंथि, सिचुएशन समझिए, क्लियर करिए। सिचुएशन यही है, ये हमारे चेस्ट रीजन, यहां सामने वाले रीजन पे पाई जाती है। मैंने आपको इमेज पे सेट करके दिखा दिया। देखिए इमेज पे, ये हमारे एकदम मिडिल पार्ट अर्थात हार्ट के आसपास पाई जाती है। इसे हम बुढ़ापे की डोर कहते हैं, क्योंकि यह युवावस्था में सक्रिय होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्थाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे यह एक धागे की नुमा कमजोर और पतली होती चली जाती है और अंततः खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं बुढ़ापे की डोर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा विशेष वर्क नहीं है, छोटा सा काम है और छोटी भाषा में क्लियर कर लेते हैं। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड से उसी के नाम ग्रंथि के नाम का हार्मोन्स निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स क्लियर कर लीजिए, कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट और एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या भैया कि थाइमोसिन हार्मोन्स हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। और जब आप बताइए कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो आप मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे भैया? आप मजबूत होंगे, जाहिर सी बात है। और इसमें अहम रोल कौन प्ले करता है? हमारा थाइमस कहां पाया जाता है? हमारे चेस्ट रीजन में, हमारे हार्ट के ठीक आगे वाले रीजन पे। क्लियर हुआ? हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को क्या कर लेता है? इंप्रूव करता है, जिससे क्या होता है? जीवाणु, विषाणु और एंटीजन। एंटीजन समझते हैं ना? एंटी मतलब विरोधी। अरे यार, प्रधानी में एंटी पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हमारे विरोधी खड़े हुए हैं। और जन मतलब लोग, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ऐसे जन को, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में क्लियर रखिए, एंटी मतलब विरोधी और जन मतलब लोग, चाहे वो छोटे लोग हो चाहे बड़का, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर वो शरीर में हमारे पहुंचे, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन। अर्थात बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ के कण हो गए, फंगस हो गए, ये सभी क्या है? एंटीजन है। इनको क्या कर देती है? ये नष्ट करती है। कौन? थाइमस ग्रंथि। और इससे जो निकलने वाले हार्मोन्स है थाइमोसिन हार्मोन्स, इसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, मार देता है। तो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र में ये क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। इतना इंपॉर्टेंट था थाइमोसिन हार्मोन्स अर्थात थायराइड और थाइमस ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जनन अंगों के ऊपर भी फोकस करते हैं, समझते हैं उसको। थाइमस ग्रंथि के ठीक नीचे हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय का मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन ढंग से छोटा सा वीडियो बनाया गया है, बहुत अच्छा वीडियो। उसमें आपको किस तरह से आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, कमी हो जाती है तो क्या होता है,
किस तरह से हमारे शरीर में मधुमेह, शुगर, डायबिटीज रोग कैसे होता है और कैसे नियंत्रित होता है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो देर न करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कर लीजिए, उसमें अग्नाशय ग्रंथि को पढ़ाया गया। अग्नाशय ग्रंथि के ठीक नीचे मानव अर्थात पुरुष में वृषण होता है, टेस्टिस होता है, और मादा में ओवरी होते हैं, अंड होते हैं। दोनों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और क्या क्या परिवर्तन करता है उसके बारे में सोच समझ लेते हैं। बहुत बेहतर है, आइए समझते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। वृषण अर्थात टेस्टिस, टेस्टिस वन पेयर में होता है, एक जोड़ी में होता है, राउंड शेप संरचना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये टेस्टिस के नाम का अर्थात वृषण के नाम का ही अर्थात टेस्टिस के नाम का ही हार्मोन्स उत्सर्जित करते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। आइए डिबेट करते हैं वंस अगेन। वृषण अर्थात टेस्टिस में नर हार्मोन्स बनता है या बनाती है, सीधे से देखा गया यह नर हार्मोन्स को बनाती है, जिसे उस समय नर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्ड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एल्ड्रोजन कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन न देकर एंड्रोजन दे देता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। एंड्रोजन अर्थात मानव का सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स, जो मानव की उत्तेजनाओं, उसकी युवावस्था को इंप्रूव करता है, लाने की कोशिश करता है, क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड्रोजन के बारे में थोड़ा बताया गया है। एंड्रोजन जो होता है प्रायः दो प्रकार के हार्मोन्स को क्रिएट करता, बनाता है, अर्थात एंड्रोजन के अंतर्गत दो प्रकार के मानव के हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं, या हम अपनी अपनी भाषा में कह सकते हैं क्या कि टेस्टिस अर्थात वृषण से दो प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एंड्रोस्टेरोन। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। दो चार बार थोड़ा सा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना पड़ेगा भैया। टेस्टोस्टेरोन और एल्ड्रोस्टेरोन जो होते हैं ये नर हार्मोन्स होते हैं, और उन्हें एक भाषा में कहते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बाबू? एंड्रोजन बोलते हैं। अब आप क्लियर रखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूं, मैंने इसके वर्क नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन जो होते हैं ये नर अर्थात पुरुष में, आप में और हम में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अर्थात आवाज का भारीपन होना, आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का विकास होना, मसल्स का डेवलपमेंट होना, मस्तिष्क का विकास होना, चेस्ट अर्थात हमारे जो रीजन है चेस्ट वाले उसको ब्रॉड करना, कंधे की लेंथ में ब्रॉडनेस करना, चौड़ाई करना। इसके अलावा जनन अंगों अर्थात वृषण और उसके आउटर साइड पे जितने नए नए हेयर्स का फॉर्मेशन करना, अर्थात नए बाल का उगाना, आपके जनन अंगों पे, मानव के जनन अंगों पे बाल का उगाना। इसके अलावा जनन अंगों का विकास करना बहुत सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, अर्थात मानव में यह क्या करता है? बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करता है। इसके अलावा थोड़ी सी और बात डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद पूरी तरह से क्लियरिटी रखते हैं। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 नहीं, 11 से 14 वर्ष की अवस्था में ये हार्मोन्स उतने सक्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय चाइल्डहुड अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, तो उस समय ये इतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो उस समय कैसे मैच्योरिटी धीरे धीरे आने लगती है, समझिए। उस समय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अर्थात FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं या मस्तिष्क द्वारा। ये दोनों हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स करते क्या है? जो मानव में जो सबसे मेल ऑर्गन्स है वृषण, जिसे हम टेस्टिस बोल रहे हैं, उसको यह सक्रिय कर देता है। और जब दोनों अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स FSH और LH बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टॉनिक की तरह ही है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH हार्मोन्स मानव के वृषण को सक्रिय कर देता है, और जब सक्रिय हो जाता है तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन। अब मैंने आपको बताया कि यह शरीर में उत्तेजना, जनन क्षमता का विकास, लिंग का विकास, लिंग में उत्तेजना, लिंग के ऊपरी सतह पर टेस्टिस पर
हेयर अर्थात बाल का उगाना, मानव में दाढ़ी मूंछ का विकास हो जाना, हमारे कंधे की चौड़ाई में वृद्धि होना, ये सारी चीजें अर्थात सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। क्लियर रखिएगा, ये कौन से किससे सिक्रीट हो रहा है बाबू? तो टेस्टिस से सिक्रीट हो रहा है। दो ही हार्मोन्स तो हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। दोनों हार्मोन्स का नाम याद रख लीजिएगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी समस्त कैरेक्टर को डेवलप करते हैं तथा सेक्सुअल कैरेक्टर अर्थात जनन क्षमता का विकास करते हैं मानव में। अब आप बताइए, इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? नपुंसकता आ जाएगी, पूर्ण रूप से ना मेल ना फीमेल के कैरेक्टर डेवलप्ड होंगे। आधे मेल के भी कैरेक्टर हो सकते हैं, आधे फीमेल के भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अर्थात पुरुष जो होगा वो नपुंसक हो जाएगा, उसमें जनन की क्षमता और नए बेबी को जन्म देने की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये निष्क्रिय हो जाते हैं हार्मोन्स। तो सामान्यतः सभी पुरुषों में यह सक्रिय होते हैं, जिससे जनन अंग और जो होती है जनन क्षमता उसका पूर्णतः विकास हो जाता है। मादा हार्मोन्स अर्थात अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरीज कहते हैं। ओवरीज का मतलब होता है अंड, और अंड से 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला जो है एस्ट्रोजन, दूसरा जो है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन यहां सबमिट नहीं किया गया, मैं एक पॉइंट में आपको सबमिट करा दूंगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो क्लियर? अरे भाई, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन जो होता है वो नर का विकास कर रहा था, उसके शरीर का, उसके जनन अंगों का, उसके मस्तिष्क का, उसके बॉडी का डेवलपमेंट, मसल्स का डेवलपमेंट कर रहा था। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी तो वही काम करेंगे। अर्थात फीमेल्स में, मादा में, स्त्री में, माता में कह सकते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं उसका डेवलप्ड करते हैं। अर्थात समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या लिखा है? यह स्त्री में अर्थात यह माता में गर्भाशय, जहां पे बेबी का निर्माण होता है, जहां पे बेबी पलता है। योनि अर्थात जो जनन ग्रंथियां होती हैं, जहां पे जनन संपन्न होता है। और स्तन अर्थात जहां से एक बेबी जन्म लेने के बाद स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण होता है और मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। स्तन ग्रंथियों का विकास करता है कौन सा हार्मोन्स? एस्ट्रोजन हार्मोन्स 3 पार्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। क्या क्या बाबू? गर्भाशय, योनि और स्तन का विकास करता है कौन? एस्ट्रोजन। अर्थात यह जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, बॉडी का डेवलपमेंट है, एक मैच्योरिटी है, उसको लाने का काम करता है कौन? एस्ट्रोजन। कहां? नर में कि मादा में? भाई मादा चल रहा है तो एस्ट्रोजन मादा में। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स स्तन का विकास करने के साथ साथ स्तन के अंदर अर्थात दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है और उसमें मिल्क अर्थात दुग्ध का स्राव करता है, जिससे बेबी को मिल्क प्रोवाइड हो सके, मिल सके और बेबी जीवित रह सके। माँ के भाई गर्भ के बाद, जन्म लेने के बाद बेबी जो मिल्क का ही सिक्रेशन वो होता है, पीता है, उसी से लेकर उसे सर्वाइव करता है, जीने की कोशिश करता है। तो यह दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है, उन्हें सक्रिय करता है। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये निषेचन के बाद कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निषेचन के बाद वंस अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात जिसे हम एमसी साइकिल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, रजोधर्म को बंद कर देता है। क्योंकि एक नए बेबी का फॉर्मेशन अब धीरे धीरे मां के गर्भ में स्टार्ट हो जाता है। निषेचन का मतलब आपको समझाया गया था, जब नर और मादा के युग्मक गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिलने की क्रिया करते हैं, तो वह क्रिया कहलाती है निषेचन। मिलन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद स्त्री में रजोधर्म अर्थात एमसी साइकिल को यह बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। और इसीलिए हम इसे कहते हैं गर्भधारण हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसे? किसको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम गर्भधारण हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यह गर्भधारण की क्षमता को सक्रिय करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर फीमेल्स की आवाज, वहीं जहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुष के वॉइस को भारी कर रहा था, विग्रस कर रहा था, वहीं यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर स्त्री की आवाज को कोमल और सॉफ्ट, पतला बनाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करते हैं। इसके अलावा स्तन ग्रंथियों का, मां के गर्भाशय का
और यौनिक और स्तनों का विकास करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। 2 हार्मोन्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। लास्ट हार्मोन्स है रिलैक्सिन हार्मोन्स। ओरली समझ लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? जब बेबी जन्म लेने वाला होता है तो जो बर्थ कैनाल होती है, जिस तरफ से बेबी जन्म लेता है मां के गर्भ से, उस कैनाल, उस रास्ते को एकदम फ्लेक्सिबल, लचीला बनाने की कोशिश करता है और उसी से क्या होता है, बेबी का जन्म होता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि बेबी के जन्म में, उसके ओरिजिनेशन में कौन सा हार्मोन्स रोल प्ले करता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, हम इसे बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो बेहतरीन ढंग से, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगे रहिए। क्लियर है, कामयाबी एक दिन मिलेगी। बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, पूरे प्लान के साथ पढ़ाई करेंगे तो जरूर, जितना बेहतर ढंग से प्लानिंग होगी, जितना बेहतर ढंग से पढ़ाई होगी, उतनी जल्दी कामयाबियां मिलेंगी। तो आपके लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी कामयाब होइए और खूब नाम रोशन करिए। आपकी लाइफ के लिए वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करिए, नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।